नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। एमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका एंड सिंगापुर। ऑप्शंस थे इसके मलयालम, हिंदी, कन्नड़ या फिर तमिल। सही उत्तर होगा इसका तमिल। जो तमिल भाषा है ये श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये वहाँ का। और मलेशिया और मॉरिशस में ये मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। इसको माइनॉरिटी लैंग्वेज में वहाँ पर मलेशिया और मॉरिशस में रखा गया है। तमिलनाडु का राजधानी तो चेन्नई है और गवर्नर वहाँ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। चीफ मिनिस्टर इद्दपदी के पलनस्वामी है वहाँ के मुख्यमंत्री। अगर सिंगापुर का राजधानी पूछ ले तो वहाँ की राजधानी भी सिंगापुर ही है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के? तो ली हसीन लुंग। और करेंसी क्या है? तो सिंगापुर डॉलर, ये करेंसी है सिंगापुर का। उसी तरीके से श्रीलंका का राजधानी पूछेगा श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ये लेजिस्लेटिव राजधानी है। और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की कोलंबो है। तो दो राजधानी है लेजिस्लेटिव का श्री जयवर्धनपुरा कोटे और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कोलंबो है। करीब 74.9% वहाँ सिन्हलेज ग्रुप है और 11% तमिल्स हैं। जो श्रीलंकन तमिल है वो 11% है। इंडियन तमिल 4.2% है। करेंसी पूछेगा श्रीलंका का तो श्रीलंकन रुपीज है करेंसी। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महेंद्र राजपक्षे हैं प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट गोटबय राजपक्षे हैं प्रेसिडेंट वहाँ के। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? हु वाज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर या फिर एस.एच. वात्स्यन। सही उत्तर होगा इसका सुमित्रा नंदन पंत। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। ये एक प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी कवियों में से एक थे और इन्होंने ज़्यादातर संस्कृताइज्ड हिंदी लिखी थी। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता, पद्य, नाटक और निबंध सहित 28 प्रकाशित रचनाएं भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद द प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको इन इंडिया? ऑप्शंस है अंग्रेज़ों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर फ्रांसीसी को। सही उत्तर होगा पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है और यह पुर्तगाली ही थे जिन्होंने पहली बार भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजा था। जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वो 20 मई 1498 ईस्वी को दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है कालीकट, वहाँ पर पहुँचा था। और जो वहाँ का स्थानीय शासन जमेरिन का था, जो राजा जमेरिन था, उसी ने उसको रिसीव किया था। और ये वास्को डी गामा भारत में करीब 3 महीने रहा था और इसके बाद यहाँ से बहुत सारा माल लेकर वापस यूरोप के बाज़ार में गया और वहाँ पर ऊंचे कीमत पर उसे बेचा था। लगभग 60 गुना
ज़्यादा लागत पर बेचा था और उसके बाद इसने दोबारा से भारत में आया था और यहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेंटर खोला। इसको हम डिटेल में हिस्ट्री वाले क्लास में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? टू हुम वाज जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ खान? ऑप्शंस है हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, एडवर्ड टेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा हॉकिंस। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था और जहांगीर उसे अंग्रेजी खान कहा करता था। बेसिकली ये हॉकिंस जो था ये यूरोपीय था और यहाँ पर भारत में अपना ट्रेडिंग सेंटर खोलने के लिए आया था, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव की वजह से ये यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर नहीं खोल पाया था। जहांगीर के दरबार में गया था, लेकिन पुर्तगाली वहाँ पर उन लोगों का वर्चस्व ज़्यादा होने के कारण उसे ये राइट्स नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? वाई वाज मलिक काफूर कॉल्ड 1000 दिनारी? ऑप्शंस हैं 1000 दिनार में खरीदने के कारण, 1000 सैनिकों को प्रधान होने के कारण, 1000 गांव का स्वामित्व करने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 1000 दिनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनार 1000 दिनार कहा जाता था। इसके 1000 दिनार कहा जाने के पीछे कारण ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन करा था और खिलजी वंश का सम्राट था, उसने इसको 1000 दिनार के लिए दास बनाकर खरीदा था। ये दिनार है क्या? तो ये एक भूमध्य सागर के पास कई देशों के प्रमुख मुद्रा इकाई है, करेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में है और कितना है? तो 31 सीट्स हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जिसका 19 सीट है और थर्ड पर है बिहार और बंगाल, जिसके 16 सीट्स हैं राज्यसभा में। यूनियन टेरिटरी में किसका है? तो दिल्ली और पुडुचेरी का, जिसका दिल्ली का 3 है और पुडुचेरी का 1 है राज्यसभा का सीट। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। जो संविधान का अनुच्छेद 80 है 80, उसमें राज्यसभा की अधिकतम सीट 250 है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सीट्स होते हैं, मतलब प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान शक्ति कितनी है? तो 245 है, जिसमें से 233 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली और पुडुचेरी का है 233 और 12 सीट्स किसके हैं और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए प्रतिनिधि होते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 245 हो जाएगा। जो राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं वो किसी स्पेसिफिक फील्ड से होते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा। इन जैसे मामलों के संबंध में ये लोग विशेष ज्ञान या इनके अनुभव होते हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं? तो 12।
और हमारे संविधान का कौन सा शेड्यूल सीट्स एलोकेशन के लिए बोलता है? तो चौथा शेड्यूल, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है कि सीट्स का एलोकेशन होगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और सीटों का बंटवारा किस बेसिस पर होता है? तो उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है? सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि उसके पास इस तरह की अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत या उसके अनुसार निर्धारित की जा सकती हो। तो ये सारे कुछ क्वालिफ़िकेशंस थे जो कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एग्जिस्ट? ऑप्शंस है 1912, 1915, 1918 या फिर 1925। सही उत्तर होगा वर्ष 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व हुआ था। कहाँ पर? तो कानपुर में हुआ था। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर से हुआ था। ये भारत का एक साम्यवादी दल है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट? ऑप्शंस हैं यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी महाद्वीप और दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल का एक स्थल है और ये सातों महाद्वीप में से सबसे ठंडा महाद्वीप है और सबसे दुर्गम तथा मानव बस्तियों से दूर स्थित जगह भी है। ये वहाँ पर कोई मानव नहीं रहता है। साल के लगभग सभी महीने में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ़ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से ये घिरा रहता है। क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल तो 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। यहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट से भी जाना जाता है ये अंटार्कटिका। और एक है आर्कटिक जो कि उत्तरी ध्रुव पे है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पे है साउथ पोल पे और आर्कटिक नॉर्थ पोल पर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर तो अंतर यही है कि अंटार्कटिका में आर्कटिक से 6 गुना अधिक बर्फ़ है और इसीलिए अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक क्षेत्र जो है वो मुख्यतः एक महासागर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकांश भाग पर्वतों के उभरे हुए कंधों और चोटियों से बना हुआ है। पोलर बियर जो जानवर है वो यहीं पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द ज्यूज? ऑप्शंस है अग्नि मंदिर, सिनानाग, मजार या फिर चर्च। इंग्लिश में फायर टेम्पल, सिनानाग, टॉम्ब या फिर चर्च। सही उत्तर होगा सिनानाग। जो यहूदियों का पूजा स्थल है यानी कि ज्यूज का, उसे सिनानाग बोलते हैं।
यहूदी धर्म या फिर जुडाइज़म इंग्लिश में बोलते हैं, ये विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं है बल्कि पूरी जीवन पद्धति है जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। जो इजराइल देश है और हिब्रू वहाँ का भाषीय राजधर्म भी है। इस धर्म में ईश्वर या फिर पैगंबर की मान्यता प्रधान है और इनके धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं तो तनख, तालमुद तथा मिद्रस, ये इनके धार्मिक ग्रंथ हैं। पूछ सकता है तो तनख, तालमुद और मिद्रस। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज सोलर इक्लिप्स अकर? ऑप्शंस है अमावस्या, पूर्णिमा, किसी भी दिन या फिर चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। सही उत्तर होगा अमावस्या। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और इसी घटना को भौतिकी विज्ञान में सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी जो है ये सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। तो कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जिससे धरती पर साया फैल जाता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और ये घटना जब भी होता है तो अमावस्या को ही होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही उत्तर होगा यहाँ पर। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न और उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न रोजाना की तरह, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। प्रश्न है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ग्रीन बाली डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ऑप्शंस है सरसों, धान, बाजरा या फिर मूंगफली। सही उत्तर होगा बाजरा। जो हरित बाली रोग है ये बाजरा से संबंधित है। बाजरा जो फसल है उससे संबंधित है। और ये किस प्रकार का क्रॉप है, फसल है? तो खरीफ है। जो 3 प्रकार के फसल होते हैं, खरीफ, रबी और जैद, तो ये खरीफ फसल है बाजरा। खरीफ क्रॉप को मानसून क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि इसे जून से लेकर नवंबर तक ये फसल लगते हैं और हार्वेस्ट होते हैं, तो इसको मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। इस तरीके से मिलेट एक खरीफ क्रॉप है। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस? ऑप्शंस हैं गदाधर चट्टोपाध्याय, गौरांग महाप्रभु, नरेंद्रनाथ दत्त या फिर निमाई पंडित। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आप लोग अन्य क्लासेज को भी अटेंड करें। सारे क्लासेज कराए जा रहे हैं तो सारे क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे सोशल साइट से जुड़ जाएं। ब्लॉग से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे जगह आप लोग जुड़ जाएं। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।